सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक एक्स वाई जेड में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपकी जो आरएसी की क्लासेस है वो चल रही हैं, और आज आपका चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर आपका 10 होने वाला है। मतलब लेक्चर 10 है आज, और लेक्चर नंबर 10 चल रहा है और चैप्टर नंबर आपका 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो मैंने आपको पिछली क्लास में आपको कराया था, जो चैप्टर 5 स्टार्ट किया था जब पिछली क्लास में, तो उसमें मैंने आपको जो है एक्चुअल वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम का जो है कंप्लीट मैंने करा दिया था। तो एक्चुअल वेपर कंप्रेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था। अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट लिथियम ब्रोमाइड अवशोषक रेफ्रिजरेशन निकाय। तो लिथियम ब्रोमाइड अवशोषक रेफ्रिजरेशन निकाय क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट बातें करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ इसमें लिथियम ब्रोमाइड, तो इसमें जो एब्जॉर्बर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, उसमें लिथियम ब्रोमाइड होता है। लिथियम ब्रोमाइड अवशोषक रेफ्रिजरेशन निकाय, नाम से ही पता पड़ रहा है। तो अब ये कैसे कार्य करता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, तो इसके बारे में हम पूरे स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, पहले एक बार मैं इसको थोड़ा जानकारी दे दूंगा आपको ऊपर का, फिर इसके बाद डायग्राम की मदद से इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। तो इस रेफ्रिजरेशन निकाय में लिथियम ब्रोमाइड नामक अवशोषक का रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसका? इस रेफ्रिजरेशन निकाय में लिथियम ब्रोमाइड नामक अवशोषक को रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके रूप में करते हैं? लिथियम ब्रोमाइड अवशोषक के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। तथा जल को रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जल को किसके रूप में करते हैं? इसमें जल को करते हैं रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल। जो आपका प्रशीतक होता है उसको किसके रूप में क्या होता है प्रशीतक? उसमें जल होता है। और जो आपका लिथियम ब्रोमाइड होता है उसको एब्जॉर्बर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो लिथियम ब्रोमाइड के निम्न दाब के कारण लिथियम ब्रोमाइड का जो आपका प्रेशर होता है वो क्या होता है? लो प्रेशर होता है। तो उसके लो प्रेशर के कारण जल में बाष्प की क्षमता उच्च होती है। किसकी? जल में लिथियम ब्रोमाइड के निम्न दाब के कारण जल में बाष्प की जो क्षमता होती है वो उच्च होती है। क्या होती है? जल में बाष्प की क्षमता उच्च होती है। लिथियम ब्रोमाइड विलयन से धातु अंगों का क्षरण होता है, इसीलिए इस विलयन में अवरोधक क्या होता है? अवरोधक का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका प्रयोग करते हैं? अवरोधक का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों करते हैं अवरोधक का प्रयोग? अवरोधक का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें विलयन में धातु अंगों का क्षरण होता है। क्या होता है? धातु अंगों का क्षरण होता है, इसीलिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं? इसीलिए इस विलयन में अवरोधक का प्रयोग करते हैं। अवरोधक क्या करते हैं? अवरोधक जो है उसे क्षरण होने से बचाते हैं। तो ठीक है ना, इस टाइप से देख लीजिए क्या होता है ये। मतलब एक तरीके से ये समझिए आप, जो लिथियम ब्रोमाइड होता है वो लिथियम ब्रोमाइड नामक एक एब्जॉर्बर होता है, उसके रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। लिथियम ब्रोमाइड नामक एब्जॉर्बर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जो जल होता है, जल को हम रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम ब्रोमाइड को जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है, निम्न दाब के कारण। लिथियम ब्रोमाइड के निम्न दाब के कारण बाष्प की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है। इसीलिए बाष्प की क्षमता क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है। इसीलिए किसका प्रयोग करते हैं? लिथियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके कारण जो है बाष्प की क्षमता बढ़ जाती है। वेपर की जो कैपेसिटी होती है वो हाई हो जाती है, बढ़ जाती है क्षमता। तो लिथियम ब्रोमाइड विलयन से धातु अंगों का क्षरण होता है। जो जिस धातु अंगों से होता हुआ वो जाता है, उन अंगों का क्या करता है? क्षरण करता है। उन अंगों को क्षरण ना करे इसके लिए हम क्या करते हैं? अवरोधक का प्रयोग करते हैं, अवरोधक का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे वह अवरोधक कौन सा है? जैसे कि तो लिथियम क्रोमेट नाम का एक अवरोधक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे आप। जैसे एग्जाम्पल में लिथियम क्रोमेट क्या करता है? लिथियम क्रोमेट उसको जो है क्षरण होने से क्या करेगा? बचाएगा। और देखिए इसके बाद देखिए, ये इसका डायग्राम है। डायग्राम की मदद से और अच्छे से समझेंगे हम। ये इसका कंप्लीट डायग्राम है, आप अपने नोट्स में बना लेंगे जैसे कि ये बना हुआ है। अब बुक में भी होगा आपके में। तो ये देखिए कैसे वर्क करता है, ये कार्य कैसे करता है। तो ये लगी हुई है आपकी पंप, ये लगी हुई है पंप। क्या लगी हुई है? ये आपकी पंप। तो देखते हैं हम कैसे कार्य करता है। थोड़ा हिंदी की मदद से इसको समझ लेंगे और भी आसानी से अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये मैं इसके पार्ट्स बता दूं आपको कहाँ इसके पार्ट्स लगे हुए हैं। तो ये लगा हुआ है आपका एब्जॉर्बर। क्या लगा हुआ है? ये एब्जॉर्बर।
एब्जॉर्बर के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे हम? तो लिथियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं एब्जॉर्बर के रूप में। किसका इस्तेमाल करते हैं? लिथियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करेंगे एब्जॉर्बर के रूप में। ये एब्जॉर्बर लगा हुआ है। इसके बाद देखिए ये आपका एवेपोरेटर लगा हुआ है। जो आपका एब्जॉर्बर और एवेपोरेटर होते हैं वो किस में होते हैं? वो आपके एक ही सिलेंडर में होते हैं। किस में होते हैं? जो आपका एब्जॉर्बर और आपके जो सिलेंडर होते हैं वो आपका एब्जॉर्बर और आपका जो एवेपोरेटर होते हैं वो आपका एक ही सिलेंडर में होते हैं। किस में होते हैं? एक ही सिलेंडर में होते हैं। ये आपका एक ही सिलेंडर है। ये वाली पूरा सिलेंडर है। ये आपका इस सिलेंडर में क्या होता है? एक ही सिलेंडर में आपके एवेपोरेटर और एब्जॉर्बर होते हैं। और आपका ये पंप है, पंप लगी हुई है यहाँ पे। पंप क्या लगा हुआ है? ये पंप है। पंप पंप की मदद से जो लिथियम ब्रोमाइड होता है वो इसमें जाता है। विलयन जो होता है लिथियम ब्रोमाइड का, पंप की मदद से यहाँ से होता हुआ किस में जाता है? वो आपका एब्जॉर्बर में आता है। एब्जॉर्बर क्या करता है? एब्जॉर्बर उसको उसमें जो कमज़ोर विलयन होते हैं उनको अवशोषित करता है और जो मजबूत विलयन होते हैं उनको आगे को प्रसारित कर देता है। तो फिर इसमें यहाँ पे लगी रहती है एक कूल्ड वाटर लगा रहता है यहाँ पे, जो नोजल की मदद से, नोजल की सहायता से फव्वारे की तरह यहाँ पे फ्लो करता है इसके ऊपर, एब्जॉर्बर के ऊपर। क्यों करता है? वाटर ये पानी ऐसे यहाँ पे फव्वारे की मदद से सप्लाई किया जाता है, नोजलों की सहायता से सप्लाई किया जाता है, जिससे कि इसके कमज़ोर विलयन है, जो आपका लिथियम ब्रोमाइड के कमज़ोर विलयन क्या हो जाए? निकल जाएँ, अवशोषित हो जाए। मतलब इस टाइप से उसके ऊपर से जो है फव्वारे से यहाँ पे किया जाता है। ये नोजल की मदद से, नोजल की सहायता से किए जाते हैं। ये क्रिया होने के बाद यहाँ से फिर ये होता हुआ कहाँ जाता है आपका? ये जाता है ऊपर की तरफ। ये आपका फिर यहाँ जाता है, यहाँ पे, यहाँ से होते हुए आपका सीधा ये आ जाता है। एक तो इसमें चला जाता है, बाकी ऊपर चला जाता है। अब देखिए कार्य क्या है, यहाँ से क्रिया क्या होती है। यहाँ पे क्रिया आपकी ऐसे होती है, यहाँ लगे रहते हैं आपके, यहाँ पे भी आपका एक दूसरा सिलेंडर रहता है। ये आपका दूसरा सिलेंडर है। इस सिलेंडर में आपके दो एलिमेंट लगे होते हैं। एक तो लगा है आपका स्टीम, एक तो यहाँ लगा हुआ है जनरेटर, हीट हीट रिसोर्स सोर्स लगा हुआ है, या का स्टीम और हीट सोर्स लगी हुई है। ये जनरेटर मान लीजिए, इसे जनरेटर लगा हुआ है ये यहाँ पे। और दूसरा लगा रहता है आपका यहाँ पे कंडेंसर। कंडेंसर क्या लगा रहता है? कंडेंसर। अब जैसे ही वो जो आपका लिथियम ब्रोमाइड विलयन है वो किस में आता है? वो आपका कंडेंसर में आता है। कंडेंसर का कार्य क्या है? हीट को रिजेक्ट करना। तो हीट रिजेक्ट करेगा यहाँ से कंडेंसर, क्यू सी यहाँ से निकालेगा बाहर, तो हीट रिजेक्ट करेगा। यहाँ से होते हुए क्या होगी? यहाँ से होते हुए आपकी जो है, यहाँ से होते हुए फिर जो आपकी हीट है, जो आपका विलयन है वो किस में? पानी, यहाँ से स्टीम टरबाइन पे हीट होगा। यहाँ पानी ये गर्म है यहाँ पे, तो गर्म है यहाँ पे। स्टीम जनरेटर चला हुआ है यहाँ पे। जनरेटर की मदद से होता हुआ आपका क्या करेगा? वो आपका प्रेशर वाल्व के जरिए एवेपोरेटर पे आ जाएगा। एवेपोरेटर में आ जाएगा। एवेपोरेटर में आने के बाद क्या होता है? एवेपोरेटर पे आने के बाद आपकी जो क्रिया होती है एवेपोरेटर पर आने के बाद आपकी कूलिंग प्रोवाइड करना प्रारंभ करेगा। जो एवेपोरेटर है ये एवेपोरेटर में आ जाएगा। एवेपोरेटर में आपका टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा? वो कूलिंग प्रोवाइड ज़्यादा करेगा। टेम्परेचर उसका जैसे ही कम होता जाएगा और कूलिंग प्रोवाइड वो अधिक करता जाएगा, ठंडा करता जाएगा। तो यहाँ से होते हुए वो आपका किस में? चिल्ड वाटर में निकल जाता है, और यहाँ से चिल्ड वाटर इन होता रहता है और यहाँ से चिल्ड वाटर आउट होता रहता है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहती है। अब इसमें बात करते हैं हम हीट एक्सचेंजर की। हीट एक्सचेंजर का क्या कर रहा है? और एक दो एलिमेंट इसके वैसे भी लगे रहते हैं, जैसे कि ये सॉल्यूशन पंप लगी हुई है, तो इनका क्या कर रहा है, तो इनके बारे में हम बताएंगे। अब देखिए जनरली प्रोसेस जो इसका है वो उसी टाइप से है जो और भी मैंने आपको ऊपर एब्जॉर्बर कराए हुए हैं उनकी तरह ही है। आपको केवल क्या है, इसमें लिथियम ब्रोमाइड नाम आ गया तो लिथियम ब्रोमाइड से ही समझ जाना है कि दो सिलेंडर होते हैं इसमें। लिथियम ब्रोमाइड वाले में दो सिलेंडर होते हैं। एक सिलेंडर में आपका क्या क्या होता है? एक सिलेंडर में आपका होता है एवेपोरेटर और एब्जॉर्बर। एक सिलेंडर में एवेपोरेटर और एब्जॉर्बर लगा रहता है, ये एवेपोरेटर और ये एब्जॉर्बर लगा रहता है। और दूसरे सिलेंडर में आपका क्या रहता है? दूसरे सिलेंडर में आपका एक लगा रहता है कंडेंसर और एक आपका जनरेटर। ये जनरेटर है स्टीम सोर्स या हीट सोर्स, जनरेटर ये लगे रहते हैं। ठीक है ना। इन दोनों सिलेंडरों के मध्य में आपका प्रेशर वाल्व लगा रहता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व दोनों सिलेंडरों के बीच में लगी रहती है। और जो जो यहाँ से देखिए जो यहाँ से
बाहर निकलता है, यहाँ से जो बाहर निकलता है वो आपका कूलिंग वाटर निकलता है, कूलिंग वाटर निकलता है, कूलिंग वाटर आउट हो जाता है, ठंडा पानी बाहर निकल जाता है यहाँ से। तो ठीक है ना, ये इस टाइप से कार्य करती है। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी कैसे लिखी जाती है और आप कैसे इसको और आसानी से समझेंगे। तो देखते हैं, इस निकाय में अवशोषक तथा वाष्पित्र को एक ही सिलेंडर में व्यवस्थित करते हैं। किसको? अवशोषक एब्जॉर्बर तथा एवेपोरेटर को किस में करते हैं? एक ही सिलेंडर में व्यवस्थित करते हैं। दोनों का दाब लगभग एक समान होता है। क्या? दोनों का जो दाब होता है आपका, जो दोनों का दाब होता है वो क्या होता है? एक समान होता है। जनरेटर तथा संघनित्र, जनरेटर तथा कंडेंसर, जो अभी मैंने आपको बताया था, उन दोनों को दूसरे सिलेंडर में एक साथ व्यवस्थित करते हैं। जो जनरेटर और लगा रहता है और आपका जो संघनित्र लगा रहता है, उन दोनों को क्या करते हैं हम? एक सिलेंडर में दूसरा सिलेंडर होता है उसमें हम उनको दोनों को व्यवस्थित करते हैं। तथा दाब भी लगभग समान हो रहता है। ये दोनों सिलेंडर होते हैं, उनमें जो उसमें लगा रहता है, उन दोनों के जो दाब होते हैं वो क्या रहते हैं? लगभग समान रहते हैं। वाष्पित्र में रेफ्रिजरेंट भरा होता है। क्या भरा रहता है वाष्पित्र में? आपका रेफ्रिजरेंट। और रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं इसमें हम? रेफ्रिजरेंट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? जल का प्रयोग करते हैं, वाटर का। किसका प्रयोग करते हैं? जल का प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेंट के रूप में। और विलयन के जो आपका लिथियम ब्रोमाइड होता है उसका हम किस में प्रयोग करते हैं? विलयन के रूप में प्रयोग करते हैं, अवशोषक के रूप में होता है। क्या लगा रहता है? रेफ्रिजरेटर भरा होता है। किसमें? वाष्पित्र में जो क्या भरा रहता है आपका? रेफ्रिजरेंट भरा रहता है। रेफ्रिजरेंट के रूप में हम जल का प्रयोग करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। तथा अवशोषक में लिथियम ब्रोमाइड विलयन भरा होता है। जो आपका एब्जॉर्बर होता है उसमें क्या भरा रहता है? लिथियम ब्रोमाइड विलयन भरा होता है। विलयन पंप की सहायता से, जो लिथियम ब्रोमाइड विलयन होता है, पंप की सहायता से अवशोषक से वाष्पित्र में प्रवेश करता है। अवशोषक से किसमें? अवशोषक से वाष्पित्र में प्रवेश करता है। वाष्पित्र को ठंडा करने के लिए वाष्पित्र खोल के पास शीतलक जल ट्यूब लगी होती है। क्या लगी रहती है? वाष्पित्र को ठंडा करने के लिए वाष्पित्र खोल के पास शीतलक जल ट्यूब लगी होती हैं। क्या लगी रहती हैं? शीतलक जल ट्यूब लगी रहती हैं। अवशोषक तथा संघनित्र को ठंडा करने के लिए नलियों की सहायता से शीतलक जल प्रवाहित होता है। किससे? नलियों की सहायता से शीतलक जल प्रवाहित होता है। रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग होने वाली जल को नोजल की सहायता से फुहार के रूप में शीतलक नलियों के ऊपर प्रवाहित करते हैं। जो आपकी नलियाँ लगी हुई हैं, ये नली लगी हुई हैं, जो इस टाइप की जो नली लगी हुई है, जैसे कि ये नली लगी हुई है, ये वाली, और आपका ये नली लगी हुई है, इनके ऊपर जो लगा हुआ है ये शीतलक जल ट्यूब लगी रही हैं, शीतलक जल ट्यूब। तो ये फुब्बार नोजल की मदद से फुब्बारी टाइप से में ये आपके पानी ऊपर से गिरती हैं, जिससे कि क्या होता है? ये अवशोषित करता रहता है या ठंडा करता रहता है। इस टाइप से ये लगी रहती है। तो ये आपके किस में लगी रहती हैं? एक तो आपके ये एवेपोरेटर पर लगी रहती है, एवेपोरेटर पर ये लगी हुई हैं, और एक आपकी ये इस पर लगी रहती हैं, एब्जॉर्बर पर। ठीक है ना, ये नलियाँ लगी रहती हैं। तो कहाँ थे हम थे ट्यूब लगी होती हैं। अवशोषक तथा संघनित्र को ठंडा करने के लिए नलियों की सहायता से शीतलक जल प्रवाहित होता है। ठंडा करने के लिए कि नलियों की सहायता से क्या होता है? शीतलक जल प्रवाहित होता है। रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग होने वाले जल को नोजल की सहायता से फुहार के रूप में, जो नोजल होता है, नोजल की सहायता से फुवारे के रूप में नोजल लगा रहता है, जैसे कि इस टाइप से फुवारे के रूप में आपने देखा होगा, जैसे फुवारा चलता है इस टाइप में क्या करता है? वो ऊपर से पानी ड्रॉप करता रहता है। फुहार के रूप में शीतलक नलियों के ऊपर प्रभावित करते हैं। इसके लिए वाष्पित्र इवेपोरेटर पंप के रूप में, इवेपोरेटर पंप का प्रयोग किया जाता है। किसका? इवेपोरेटर पंप का प्रयोग किया जाता है इसके रूप में। निकाय की दक्षता वृद्धि के लिए ऊष्मा विनिमित्र का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हीट एक्सचेंजर का कार्य करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? हीट एक्सचेंजर का। तो इसमें इसका जो उपयोग करते हैं हम कहाँ इसका प्रयोग करते हैं? लिथियम ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम वायु कंडीशनर में करते हैं, पीने के पानी की शीतलक करने के लिए करते हैं, तीसरा आपके फल के रसों को ठंडा करने के लिए करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं लिथियम ब्रोमाइड का? एक तो करते हैं वायु कंडीशनर में,
कंडीशनर में, वायु कंडीशनर में प्रयोग करते हैं। दूसरा करते हैं हम पीने के पानी को शीतल करने के लिए, मतलब जो पीने का पानी होता है उसको ठंडा करने के लिए। और दूसरा होता, तीसरा है आपका फलों के रसों को ठंडा करने के लिए, फलों के रसों को ठंडा करने के लिए। इन तीनों, इनमें इनका प्रयोग, लिथियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। तो कैसे कैसे प्रयोग करते हैं इसका और कैसे कैसे कार्य करता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका घरेलू इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन निकाय। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे। घरेलू इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन निकाय। तो घरेलू इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन निकाय क्या होता है, तो देखते हैं हम इसके बारे में, पढ़ते हैं थोड़ा। तो इस निकाय का विकास, अब देखिए जैसे ही नाम से ही पता पड़ रहा है घरेलू, घरेलू तो डोमेस्टिक, ये घरों में प्रयोग होने वाला एक रेफ्रिजरेशन निकाय है, जो कि कम कॉस्टली होता है और आप आसानी से इसका प्रयोग करते हैं ईजिली। तो अब ये कैसे कार्य करता है और कैसे इसका मेथड है, वर्क मेथड, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इस निकाय का विकास जो है कार्ल मुंटर, किसने, कार्ल मुल्टर एवं वाल्टजर वान प्लेनेट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, इस निकाय का विकास जो किया गया था आपका कार्ल मुंटर एवं वाल्टजर वान प्लेटन द्वारा किया गया था। इसे तीन द्रव अवशोषक निकाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीन द्रव अवशोषक निकाय भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको इसे तीन द्रव अवशोषक निकाय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीन द्रव इस्तेमाल होते हैं। कितने द्रव इस्तेमाल होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें तीन द्रव इस्तेमाल होते हैं। तो वो तीन द्रव कौन कौन से हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, पहला तो आपका अमोनिया है, पहला तो आपका कौन सा है, पहला नंबर 1 पे आपका अमोनिया है, दूसरा है जल और तीसरा आपका हाइड्रोजन। ये तीन आपके क्या हैं, इसमें जो तीन द्रव अवशोषक निकाय भी का, इसमें जो तीन द्रव यूज होते हैं वो होते हैं अमोनिया, जल, हाइड्रोजन। ये तीन आपके इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन का इस्तेमाल वाष्पन की दर बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसका, हाइड्रोजन का जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो वाष्पन की दर बढ़ाने के लिए किया जाता है, मतलब वाष्प को अधिक बनाने के लिए किया जाता है। अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो अमोनिया डालते हैं वो किसके लिए प्रयोग करते हैं, अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। तथा जल को विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, जल को विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस टाइप से ये आपका कौन सा होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, घरेलू इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन निकाय। इसका डायग्राम कैसे है, तो डायग्राम को समझेंगे। ये आपका इसका डायग्राम है, कैसे कार्य करता है आप देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपके प्रोसेस शुरू होता है वो यहाँ से एब्जॉर्बर से शुरू होता है। एब्जॉर्बर में आपका अवशोषक लगा रहता है, अवशोषक, वहाँ से आपकी अमोनिया और आपका वाटर, अमोनिया और आपका जल मिक्स रहता है, अमोनिया वाटर, और वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। क्योंकि अवशोषक का कार्य क्या होता है, कमजोर विलयन को अवशोषित करना। तो कमजोर विलयन जब अवशोषित हो जाता है तो बचा हुआ विलयन आपका स्ट्रॉन्ग विलयन, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग विलयन, मजबूत विलयन बन जाता है। तो अवशोषक से होता हुआ विलयन आपका किस में जाता है, अवशोषक से होता हुआ विलयन आपका जनरेटर में जाता है। किस में जाता है, जनरेटर में। जाता हुआ विलयन आपका किस में जाएगा, ये आपका जनरेटर में जाता है। जनरेटर में जब जाता है तो यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से कोल्ड वाटर का फ्लो कराया जाता है। ये आपका जनरेटर है, जनरेटर से होता हुआ जो आपका NH3 होती है वो क्या बन जाती है, NH3 वेपर प्लस वाटर दोनों मिक्स हो जाते हैं। वो अमोनिया वाष्प प्लस जल दोनों वो मिक्स हो जाते हैं जनरेटर पर आने के बाद। यहाँ से होते हुए फिर ये क्या, और ये वाटर सेपरेटर लगा हुआ है, वाटर सेपरेटर। अब वाटर सेपरेटर का कार्य क्या है, ये मैंने आपको पीछे जो कराया था अभी आपको, जिसमें एनालाइजर लगा हुआ था उसमें क्या कार्य करता था, और ये वाला भी वही सेम कार्य करता है, एनालाइजर वाला जो लगा रहता था उसमें। तो यहाँ से जनरेटर से होता हुआ ये आपका वाटर सेपरेटर पर आता है, ये वाटर सेपरेटर लगा हुआ है। वाटर सेपरेटर में क्या होता है, जो आपके जल के कण होते हैं, जल के कणों को क्या करता है, वो वापस आपका एब्जॉर्बर में भेज देता है। जल के कणों को किस में भेज देता है, एब्जॉर्बर में वापस भेज देता है। जो आपके जल के कण होते हैं उनको क्या करता है, ये एब्जॉर्बर में भेज देता है। ठीक है ना। तो क्या बच जाता है फिर वहाँ पे आपकी केवल अमोनिया वेपर बचती है। ये वाटर सेपरेटर लगा हुआ है आपका, वाटर सेपरेटर लगा हुआ है। वाटर सेपरेटर का कार्य है कि आपके जो
जो आपकी NH3 वेपर प्लस वाटर दोनों मिक्स आ रहे हैं, उसमें से वाटर को क्या करना है, प्योरीफाई करना, वाटर को अलग करना। जब वाटर उसमें से अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, अमोनिया वाष्प बचेगी, केवल अमोनिया वाष्प बचेगी केवल। ये आपकी अमोनिया वाष्प होती है। अमोनिया वाष्प को ये आपका अमोनिया वाष्प को फिर हम कहीं इसमें भेजेंगे, कंडेंसर में। कंडेंसर में जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसका कंडेंसर में से उसमें से हीट को रिजेक्ट कर देगा। QC बाहर निकल जाएगी, यहाँ से QC को रिजेक्ट कर देगा, हीट को निकाल देगा यहाँ से। हीट जब यहाँ से निकल जाएगी, जो आपकी अमोनिया में से हीट को जब निकाल देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। जब उसका टेम्परेचर लो होगा, वाष्प का जब टेम्परेचर, जो आपकी भाप होगी, भाप जो वाष्प होगी, उसका जब टेम्परेचर लो होगा तो वो कौन से फॉर्म में आ जाएगी, वो आपकी लिक्विड फॉर्म में आना शुरू कर देगी। तो फिर यहाँ से निकलने के बाद आपकी जो अमोनिया होगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। NH3 लिक्विड, NH3 लिक्विड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो द्रव फॉर्म में आ जाएगी, वो द्रव अवस्था में आ जाएगी। फिर इसके बाद किस में आएगी, वो एवेपोरेटर में आपकी आ जाएगी। अब एवेपोरेटर का कार्य क्या है, एवेपोरेटर का कार्य है उसको कूलिंग प्रोवाइड करना। एवेपोरेटर का कार्य है जिस माध्यम में वो लगा हुआ है उस माध्यम को उस मीडियम को क्या करना, कूलिंग प्रोवाइड करना, उस मीडियम को कूलिंग प्रोवाइड करना। तो इस टाइप से ये चलता रहे, इस एवेपोरेटर से होता हुआ फिर आपके जैसे ही कूलिंग प्रोवाइड कर देगा, फिर यहाँ से ये हाइड्रोजन और अमोनिया मिलकर, हाइड्रोजन और अमोनिया का मिक्सचर मिलकर दोबारा से आपका किस में आ जाएगा, ये आपका एब्जॉर्बर में आ जाएगा। अब इसमें से क्या होता है, जो आपका H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्बर में से क्या किस में चली जाती है, इवेपोरेटर में भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं, क्योंकि उससे वो उसकी दक्षता बढ़ जाती है, उसकी दक्षता बढ़ जाती है। तो किसमें, इसमें ये हाइड्रोजन गैस का फ्लो कराते हैं, जो एक हीट एक्सचेंजर का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, हीट एक्सचेंजर का कार्य करती है। तो इस टाइप से ये आपका घरेलू इलेक्ट्रोलक्स कार्य करता है। इसमें आपके जो कंपोनेंट लगे रहते हैं, आपका जो एब्जॉर्बर रहता है और दूसरा आपका जनरेटर लगा रहता है, फिर आपका वाटर सेपरेटर रहता है एक, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, और ये आपका एवेपोरेटर लगा रहता है। ये कार्य कैसे करता है, यहाँ से आने के बाद यहाँ से सॉल्यूशन जो आते हैं आपके, वो आपके एब्जॉर्बर में आ जाते हैं, जो आपके क्या होते हैं, वीक सॉल्यूशन होते हैं, जो आपके कमजोर विलियन होते हैं, ये कमजोर विलियन। तो अब एब्जॉर्बर क्या करेगा, एब्जॉर्बर उस कमजोर विलियन को अवशोषित करके स्ट्रॉन्ग विलियन बना देगा, मजबूत विलियन बना देता है। वो मजबूत विलियन आपका क्या करता है, वो अमोनिया प्लस वाटर मिक्स होता है, मतलब अमोनिया और जल का वो मिक्सचर होता है, जो स्ट्रॉन्ग विलियन होता है, वो आपका फिर जनरेटर में जाता है। जब वो जनरेटर में जाता है तो जो अमोनिया होती है आपकी, उसको किस फॉर्म में कर देता है, उसको आपका वाष्प फॉर्म में कर देता है, वेपर फॉर्म में कर देता है, वाष्प में बदल देता है, अमोनिया को वाष्प में बदल देता है। वाष्प में बदलने के बाद वाष्प प्लस वाटर वो रहता है, तो उसमें से क्या करता है, वाटर को वाटर सेपरेटर की मदद से अलग कर देता है। तो जो वाटर अलग हो जाता है आपका, तो वो क्या होता है, फिर वो आपका फिर अमोनिया वाष्प रह जाती है उसमें। फिर अमोनिया वाष्प को कंडेंसर में भेज देते हैं। कंडेंसर का कार्य क्या है, हीट को रिजेक्ट करना, QC को बाहर निकालना, हीट को रिजेक्ट करना। हीट जब यहाँ से निकल जाएगी तो बची हुई क्या बन जाएगी, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। तो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में फिर एवेपोरेटर में आ जाती है। एवेपोरेटर का कार्य होता है आपको कूलिंग प्रोवाइड करना। कूलिंग प्रोवाइड हो जाएगी जैसे ही, तो वो क्या करेगा, यहाँ से H2 जो है इसमें चलती रहती है, H2 इसमें एवेपोरेटर में जाती रहती है। तो H2 प्लस जो अमोनिया होती है, उनका मिक्सचर आपका एब्जॉर्बर में वापस आ जाता है। ठीक है ना, ये आपका हीट एक्सचेंजर का कार्य करता है। H2 किसका कार्य करती है, हीट एक्सचेंजर का एक तरीके से कार्य करती रहती है। ठीक है ना, तो ये कार्य ऐसे होता रहता है इसका। तो ये आपका घरेलू इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो इसका हाइड्रोजन का जो कार्य होता है, वो बाष्पन दर बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो इसकी बाष्पन दर होती है, उसको बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसकी हिंदी में इसको किस टाइप से आप लिखेंगे। तो संघनित्र से द्रव अमोनिया वाष्पित्र में प्रवेश करती है। जो संघनित्र होता है, कंडेंसर होता है, उससे द्रव अमोनिया वाष्पित्र में प्रवेश करती है, जहाँ यह द्रव अमोनिया वाष्पन अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, जहाँ यह द्रव अमोनिया वाष्पन अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पित्र में यह वाष्प अमोनिया निम्न दाब एवं निम्न ताप के साथ हाइड्रोजन से मिलती है। किससे मिलेगी, जब एवेपोरेटर में चली जाती है तो हाइड्रोजन से मिलती है। अमोनिया एवं हाइड्रोजन का यह मिश्रण अवशोषक में प्रवेश करता है, जहाँ से जल द्वारा अमोनिया का अवशोषित कर लिया जाता है तथा हाइड्रोजन को पुनः
ये वाली लाइन यहाँ पे मिस आउट हो गई है, कोई बात नहीं है। इसके यहाँ से देखिए, अवशोषक में यह अमोनिया जल के साथ मजबूत विलयन बनाता है। किसमें? अवशोषक के साथ अमोनिया जल जो होता है आपका, अमोनिया जल होता है, वो क्या बनाता है? मजबूत विलयन बनाता है। जो अमोनिया जल है आपका, ये अमोनिया जल है, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, जो आपका अमोनिया जल है, अमोनिया जल, ये वाला अमोनिया जो जल है, अमोनिया जल, वो अवशोषक के साथ क्या बनाता है? अवशोषक के साथ जाके आपका मजबूत विलयन बनाता है, स्ट्रॉन्ग विलयन। क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग विलयन बनाता है। जनरेटर के साथ मजबूत विलयन बनाता है। यह विलयन जनरेटर को प्रभावित की जाती है, जब जनरेटर में जब जाती है, जिससे यह विलयन गर्म होने लगता है। जब वो गर्म होता है तो उसका क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जिससे वो किस फॉर्म में आ जाता है? आपका वेपर फॉर्म में हो जाता है। गर्म होने के पश्चात इस विलयन से बाष्प पृथक्कत के द्वारा निकाल संघनित्र के भेज दिया जाता है। किसमें? बाष्प पृथक्करण होता है, एक बाष्प पृथक्करण जो आपका ऊपर लगा रहता था, वाटर सेपरेटर जिसे कहते हैं, उससे निकाल कर संघनित्र को भेज दिया जाता है, तथा विलयन को पुनः अवशोषक में भेज दिया जाता है। जो आपका विलयन होता है उसको पुनः अवशोषक में भेज दिया जाता है। जो आपका वाटर सेपरेटर से जो बचता हुआ विलयन है, जो आपका ये वाटर सेपरेटर लगा हुआ है, वाटर सेपरेटर, तो इसमें से जब स्ट्रॉन्ग जो अमोनिया वेपर होती है उसको ऊपर भेज देते हैं, और जो आपकी अमोनिया प्लस जल बचता है उसको हम वापस किस में भेज देते हैं? एब्जॉर्बर में भेज देते हैं। ठीक है ना? तो इस टाइप से विलयन गर्म कहाँ गया? पश्चात इस विलयन से बाष्प पृथक्करण के द्वारा निकाल संघनित्र को भेज दिया जाता है, तथा विलयन को पुनः अवशोषक में भेज दिया जाता है। किस में भेज दिया जाता है? अवशोषक में। संघनित्र में अमोनिया बाष्प का संघनन होता है। संघनित्र में क्या होता है? अमोनिया बाष्प का संघनन होता है, जिससे वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तथा पुनः बाष्पित्र को भेज दिया जाता है। जब वो उसमें जल में प्रवर्तित हो जाता है, संघनित्र में जाने के बाद कंडेंसर में जब वो जाता है तो किस में आ जाता है? वो जल में अवस्था में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो उसमें आने के बाद फिर उसको किस में भेज देते हैं? इवेपोरेटर में भेज दिया जाता है। ठीक है ना? तो ये इसके प्रोसेस था इसका पूरा। अब इसके लाभ क्या हैं? लाभ लिख देंगे। तो इसके लाभ हैं कुछ। तो पहला है इसका, पंप एवं संपीड़क की आवश्यकता नहीं होती। पूरे प्रोसेस में अभी तक आपने देखा होगा पंप की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और कंप्रेसर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। क्यों? तो इसीलिए इसको यूज करना क्या हो जाता है? ईजिली हो जाता है। घरों में इसको हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हो जाता है, रख रखाव लागत कम होती है। जो इसकी रख रखाव जो कॉस्ट होती है, लागत होती है, वो क्या होती है? कम होती है। तीसरा है, लीकेज की समस्या उत्पन्न नहीं होती। जो इसमें वो ट्यूब लगी रहती हैं उनको लीकेज की समस्या नहीं होती है। चौथा है, ध्वनि कम उत्पन्न होती है। जब इसमें ध्वनि जो होती है कम उत्पन्न होती है। जब कंप्रेसर नहीं चलेगा तो क्या होगी? ध्वनि कम उत्पन्न होगी। ठीक है ना? पाँचवा है, बाल्ब की आवश्यकता नहीं होती। बाल्ब का भी इसमें प्रयोग नहीं करते, बाल्ब का भी इसमें प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना? तो इसके कुछ एडवांटेज हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, इसमें एक नोट पॉइंट लिख लेंगे, इसकी COP बहुत कम होती है। क्या होती है? इसकी COP बहुत कम होती है, जो इसकी प्रमुख हानि है। इसकी एक प्रमुख नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे, इसकी COP जो होती है बहुत कम होती है, जो इसकी प्रमुख हानि है। इसकी जो COP होती है, इसका निष्पादन गुणांक होता है, वो बहुत कम होता है। जब किसी उसका रेफ्रिजरेशन निकाय का जो रेफ्रिजरेशन वो निष्पादन गुणांक है, COP है, अगर वो कम होगी तो वो क्या होगा? उसकी एक हानि कहलाएगी। ठीक है ना? तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है ये, किसका? नोट पॉइंट डाल के इसको लिख लेंगे। ठीक है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सौर रेफ्रिजरेशन निकाय। सौर रेफ्रिजरेशन निकाय क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, अब देखेंगे इसका। ये लास्ट है इसमें, सौर रेफ्रिजरेशन निकाय। सौर रेफ्रिजरेशन निकाय क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, इसके बारे में आप देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सौर नाम से ही आ रहा है सौर, तो इसमें सौर ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं ये अब देखते हैं। तो इस निकाय के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से अवयव इसमें लगे रहते हैं? तो पहला लगा रहता है आपका अवशोषक एवं जनरेटर, दूसरा लगा रहता है आपका संघनित्र, तीसरा है आपका ग्रहण पात्र, और चौथा आपका बाष्पित्र। ये 4 एलिमेंट इसमें लगे रहते हैं, 4 अवयव इसमें लगे रहते हैं। कितने? ये 4 अवयव आपके इसमें लगे रहते हैं। अब ये 4 अवयव कार्य कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो पहले बात करेंगे हम अवशोषक एवं जनरेटर कैसे कार्य करता है इसमें।
तो इसे सौर कलेक्टर भार सौर कलेक्टर भी कहते हैं, सौर कलेक्टर भी कहते हैं। इसका उपयोग सूर्य द्वारा विकिरण को अवशोषित करने में किया जाता है, जिससे जनरेटर को ऊष्मा प्राप्त हो सके। तो देखिए इसे सौर कलेक्टर भी कहते हैं, सौर कलेक्टर भी कहते हैं। और इसका उपयोग सूर्य द्वारा जो निकलती किरण होती है उनको अवशोषित करने के लिए, उनको अवशोषित करने में किया जाता है, जिससे जनरेटर को क्या होती है, ये हीट मिलती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जो इसमें अवशोषक एवं जनरेटर लगे रहते हैं उसमें जो है क्या करते हैं हम, जो सूर्य से निकलने वाली किरणें होती हैं उनको अवशोषित करते हैं। जब वो अवशोषित करेंगे तो क्या होगी, वहाँ पे जनरेटर के लिए आपको क्या मिलेगी, ऊष्मा प्राप्त होगी, जनरेटर के लिए हीट प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखिए दूसरा बात करते हैं हम, संघनित्र क्या कार्य करता है इसमें। तो इसका प्रमुख कार्य गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा को निष्कासित कर रेफ्रिजरेंट को संपीड़क में प्रवेश करना होता है। जल शीतलक संघनित्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो संघनित्र का जनरली उपयोग में अभी जब से हम आरएसी पढ़ रहे हैं तब से लेके और आज तक लेक्चर नंबर 10 तक जो संघनित्र का कार्य है और जो आपके बाकी एलिमेंट और कार्य रहेगा वो हर चैप्टर में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो संघनित्र का कार्य सभी जो जितने भी आपके मैंने टॉपिक कराए हैं, जिसमें भी संघनित्र का प्रयोग हुआ है उस सभी में एक ही बात हो रहेगी कि संघनित्र का कार्य क्या रहता है, हीट को निकालना, हीट रिजेक्ट करना। हीट को क्या करता है, ये निकाल देता है। जब हीट ये निकालेगा तो जो आपका यहाँ पे जो भी आपका लिक्विड या जो भी आपका रेफ्रिजरेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ वो ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा वो हो जाता है, वो क्या हो जाता है आपका, ठंडा हो जाता है। ठीक है ना। तो इस्तेमाल किया जाता है किसका, शीतलक संघनित्र का प्रयोग करते हैं। कौन से संघनित्र का प्रयोग करते हैं, शीतलक संघनित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद बात करेंगे हम वाष्पित्र का क्या प्रयोग होता है इसमें। नंबर 3 पे है आपका वाष्पित्र। तो वाष्पित्र क्या कार्य करता है, तो द्रवीय रेफ्रिजरेंट को वाष्पित्र में भेजते हैं जहां यह गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पित्र का मुख्य कार्य परिवेश से तापमान को अवशोषित कर द्रव रेफ्रिजरेंट को प्रदान करना। तो जो इसमें जो वाष्पित्र लगा रहता है, इसमें जो इवेपोरेटर लगा रहता है उसमें क्या होता है, जहाँ यह गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है वाष्पित्र में जाके गर्म होता है, गर्म होने पर क्या हो जाता है, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और जो वाष्पित्र का मुख्य कार्य है वो कार्य वाष्पित्र का यह है, जो परिवेश है, जो आपका परिवेश से तापमान को अवशोषित करेगा, परिवेश से तापमान को अवशोषित कर द्रव रेफ्रिजरेंट को प्रदान करना। जो आपका वाष्पित्र उसका कार्य है परिवेश से तापमान को अवशोषित करके किसमें भेजना, द्रव रेफ्रिजरेंट को प्रदान करना। जो परिवेश होता है, सराउंडिंग होता है, चारों ओर का एरिया होता है, उससे जो क्या करता है, अवशोषित करता है। ये इसका कुछ डायग्राम है और ये कार्य कैसे करता है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए पहले बात करेंगे हम, ये आपका सन है, यहाँ पे सूर्य है। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, ये सन लगा हुआ है यहाँ पे, सूर्य से जो किरणें होती हैं ये आपकी सौर प्लेट लगी हुई है। क्या है ये, सौर प्लेट है, जिसे हम सोलर कलेक्टर कहते हैं। सौर प्लेट है, सौर प्लेट, ये इनका कार्य है ये सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करना। जो सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। तो अवशोषित करने के बाद ये यहाँ पे जैसे ही वो अवशोषित करती हैं तो यहाँ से ये किस में आती हैं, सोलर कलेक्टर की सहायता से ये किस में आती है, कंडेंसर होता है। ये आपका लगा हुआ है कंडेंसर, ये लगा हुआ है आपका कंडेंसर, ये लगा हुआ है। कंडेंसर में आने पे क्या होती है, उसमें से हीट को रिजेक्ट हो जाती है, वहाँ से हीट रिजेक्ट हो जाती है। वहाँ से हीट रिजेक्ट होने के बाद फिर ये आपका किस में चली जाती है, रिसीवर में आती है। ये लगा हुआ है रिसीवर। ये आपका आइस चैम्बर है, एक आइस बॉक्स है, बर्फ़ का एक बॉक्स है ये आइस बॉक्स। तो किस में आ जाती है, ये रिसीवर में आपका आके इकट्ठा हो जाती है। अब रिसीवर में आते हुई तो क्या होती है, रिसीवर में जैसे ही ये आ जाती है फिर यहाँ पे ये एलिमेंट लगा हुआ है। इसका कार्य है जो आपका बाहर का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का बाहर का टेम्परेचर है, उसके टेम्परेचर को उसका बाहर के तापमान को अवशोषित करके और जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसको प्रदान करना। तो ये इसका कार्य रहता है, संपूर्ण कार्य। और ये आपका क्या होता है, सूर्य के द्वारा
इसका प्रयोग किया जाता है। सन के द्वारा, सन के सूर्य की सहायता से इसको जनरेटर में हीट दी जाती है और ये पूरा प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये इसका डायग्राम है, इसको आप बना लेंगे डायग्राम को और अपने नोट्स में भी लिख लेंगे। अब एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके में कि डिफरेंस बिटवीन BARS एंड BCRS। तो वाष्प अवशोषक रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वाष्प कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अंतर बताइए। तो इसके क्या अंतर होते हैं इनको लिख लेंगे, आप हेडिंग डाल लेना ऊपर, इसमें हेडिंग दिख नहीं रही है। वाष्प अवशोषक रेफ्रिजरेशन तथा वाष्प कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन की तुलना। तो कैसे करेंगे, तो ये आपका वाष्प वेपर एब्जॉर्बेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगे रहते हैं दो। इनमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, क्या क्या इसमें डिफरेंस होता है। आपके एग्जाम में भी काफ़ी बार ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंबर 1 रहता है निकाय चलाने के लिए ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या, निकाय चलाने के लिए ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ये BARS होता है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, इसको चलाने के लिए किसकी प्रयोग करते हैं हम, इसकी किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें किसका प्रयोग, किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है। किसकी, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा देखिए, लगभग शोर रहित प्रचालन। शोर मतलब जो आपका BARS सिस्टम होता है वो क्या करता है, ज़्यादा आवाज़ करता है, ज़्यादा आपका शोर करता है। फिर जो आपका BCRS होता है वो आपका गतिमान पुर्जों के कारण शोर होता है उसमें। किसके कारण शोर होता है, गतिमान पुर्जों के कारण शोर होता है उसमें। और जो आपका BARS होता है वो लगभग शोर रहित प्रचालन है, मतलब उसमें शोर कम होता है, शोर उसमें कम होता है। इसके बाद देखिए नंबर 3 पर है कम घिसाव एवं कम टूट फूट। इसमें जो BARS होता है उसमें कम घिसाव एवं कम टूट फूट होती है, लेकिन जो BCRS है उसमें अधिक टूट फूट की संभावना बनी रहती है। इसके बाद देखिए चौथा है कम देखरेख की आवश्यकता होती है। BARS में जो है आपकी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो क्या होता है, कम देखरेख की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें जो है अधिक देखरेख की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए 5वां है आपका प्रशीतक की चार्जिंग कठिन है। जो इसमें प्रशीतक BARS है उसमें जो है प्रशीतक की चार्जिंग क्या होती है, कठिन होती है। लेकिन जो BCRS है उसमें प्रशीतक की चार्जिंग क्या होती है, सरल होती है। तो ये इसके कुछ डिफरेंस थे, इन डिफरेंसों को आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 आपका क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाएंगे और कल नेक्स्ट लेक्चर आपका कल होने वाला है। और जो भी इसमें आपको टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बता देंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपका चैप्टर नंबर 5 क्या होता है, कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे हम, देखिए जैसे ही आपके कंप्लीट चैप्टर हो जाएंगे RAC जैसे ही आपके कंप्लीट चैप्टर RAC के हो जाएंगे, इसके बाद हम रिवीजन शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवीजन शुरू कर देंगे। रिवीजन में आपको क्या कराएंगे, रिवीजन में आपको कंप्लीट डिटेल में जो आपके पास क्या होगा, देखिए नोट्स आपके पास जब प्रॉपर बने हुए होंगे पहले से ही, आप क्या करेंगे, जब रिवीजन करेंगे तो आपको क्या होगा, चीज़ें और अच्छे से समझ में आने आसान हो जाएंगी और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जो नए आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कॉलेज हॉस्टल ग्रुप में भी इसको वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन बच्चों का BTUP का रिजल्ट आ गया है वो अपने रिजल्ट को जो है कमेंट बॉक्स में बता दें कि मेरा इतना परसेंटेज बन रहा है और मैं इस कॉलेज से हूँ, तो इस टाइप से आप बता दें, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।